हाँ जी। वॉइस क्लियर आ रही पीछे? तो माई सेल्फ अनिल कुशवाहा एंड आई विल टेक केयर ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों का जो बैच है, 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, बैच 1। द कंप्लीट सिलेबस। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? 11th 12th स्कूल का, प्लस जेई मेन, जेई एडवांस, बिटसेट, और इसके अलावा और दूसरी जितनी एग्जाम्स आप लोग देंगे। जो मेन एग्जाम होती हैं वो ये होती हैं, जेई मेन, जेई एडवांस और बिटसेट। 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको 12th में देनी है। और वीआईटी और इसके अलावा कॉमेट के वगैरह, एमएचसीईटी वगैरह कुछ और एग्जाम होती हैं। वो तब की बात है, आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी एग्जाम्स होती है। इन सारी एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो 11th 12th का जो आपका स्कूल का सिलेबस है, एग्जैक्टली वही है। इसलिए अगर आप इन एग्जाम्स के लिए रेडियंस में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप स्कूल के लिए भी यही प्रिपेयर करें। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि स्कूल की पढ़ाई अलग से करेंगे और कंपटीशन की पढ़ाई अलग से होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ हम कंपटीशन के लिए ही बस आ रहे हैं। आपका स्कूल और सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी। एनसीईआरटी बुक होती है, चाहे आपका बोर्ड एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो। एनसीईआरटी बुक सभी को लेनी है। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री 11th क्लास की, 12th क्लास की सभी को लेनी है। और पूरा वो उसी से पढ़ाई होगी। बिकॉज इन एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, 11th 12th में और इन एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और सिंपल, आपको वो एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ी हुई है तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, मार्क्स आते हैं। कोई दूसरी रेफरेंस बुक बिना पूछे नहीं लेनी है। स्टडी मटेरियल आपको रेडियन से पूरा मिलेगा, पर एनसीईआरटी बुक्स आपको लेनी है। तो पहली बात जो मैंने बताई कि स्कूल की प्रिपरेशन भी यहीं पर होगी, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द कंप्लीट सिलेबस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 11th में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब आप 12th में रहेंगे। फर्स्ट ईयर में आपका जो सिलेबस है, ये 11th क्लास का सिलेबस है। 12th सेकेंड ईयर में आपका 12th क्लास का सिलेबस रखा जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो आपका 11th क्लास का सिलेबस है वो ज्यादा होता है, 12th में सिलेबस कम होता है। तो इस साल आपको ज्यादा बर्डन रहेगा पढ़ाई का। ये कंप्लीट सिलेबस हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनको हम कहते हैं फेज। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। 12th क्लास का सिलेबस फेज 4 और फेज 5 दो ही फेज में हो जाता है। तो आपका 60% सिलेबस जो है वो 11th में है, 40% सिलेबस 12th का है। फिलहाल आप लोग यहीं पर हैं। फेज 1। फेज 1 में कुछ चैप्टर्स होंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, स्टाइशियोमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स के नाम हैं। ऐसे फेज 2 में चैप्टर्स होंगे, फेज 3 में चैप्टर्स होंगे। क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे आज स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास में आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे, और आपके जो डाउट्स होते हैं, पढ़ाते समय यदि आपको कुछ भी डाउट आता है, मेरी बताई गई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या आपको समझ में तो आ रही है लेकिन आप उसको ग्रेस्प प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो यू आर ऑलरेडी फ्री। आप फ्री हैं इस बात के लिए कि आप कभी भी अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, अपना कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकते हैं। इसमें आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे हेजिटेट करते हैं। क्लास में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हाथ खड़ा करके पूछ सकें कि सर आपने वो जो ऐसा बताया वो तो ऐसा होना चाहिए।
पर ये हिम्मत आप में होनी चाहिए। जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ अलग पता है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ और आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसी समय हैंड रेस की। शर्माने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डांटा नहीं जाएगा और आप पे हंसा नहीं जाएगा। आपका पड़ोसी अगर आप पे हंस रहा है तो उसको हंसने दी, वो बेवकूफ है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसको रेज नहीं आया दिमाग में, वो बात नहीं पूछ पाया, वो सिर्फ हंस रहा है। मैक्सिमम लोग इस कारण से नहीं पूछते कि बगल वाला क्या बोले। और हम लोगों को ज्यादा मजा उन स्टूडेंट्स के साथ आता है जो क्वेश्चंस रेज करते हैं, जो डाउट्स पूछते हैं, उनके साथ में ज्यादा मजा आता है। उनके नाम पर्सनली मैं जानता हूँ, इतने सारे बच्चे में सबके नाम नहीं जानूंगा, आज से 1 साल या 2 साल बाद सबके नाम नहीं जानूंगा, पर हाँ कुछ चुनिंदा बच्चों के नाम मुझे पता हो। और जाहिर है वो कौन होंगे, जो मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, उन्हीं के नाम जानूंगा ना, उन्हीं को मैं ज्यादा टाइम भी दूंगा। तो डाउट्स के मामले में बिल्कुल क्लियर है, डाउट्स पूछना चाहिए आपको। जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे आपका उतना फायदा होगा। डाउट्स पूछना आपकी ड्यूटी है, आपका हक भी है। आपने फीस दी है, डाउट पूछना आपका हक बनता है। नहीं बताएं तो हमारी गलती, पर तुमने नहीं पूछा तो ये तुम्हारी गलती। इस बारे में बड़ा क्लियर रहना। मेहनत करो, पढ़ाई करो, जहां डाउट आए पूछो। धीरे धीरे पीसीएम पढ़ने में मजा आने लगेगा। स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल में रेडियंस स्टडी पैकेज मिलेगा। पतली बुकलेट होती है, एक चैप्टर की एक बुकलेट होती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक बुकलेट मिलेगी, ऐसे हर चैप्टर की मिलेगी। पूरे 2 साल में करीब 60 से ज्यादा ऐसी बुक्स मिलेंगी आपको। रेडियंस स्टडी पैकेज, इस स्टडी पैकेज में उस चैप्टर की थ्योरी है, उसके अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसके सॉल्व क्वेश्चन। आपको थ्योरी पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस ट्राई करना है। क्वेश्चन बन जाते हैं तो आंसर पीछे से चेक कर लेना है कि हाँ आंसर आ गया। नहीं आया तो क्वेश्चन को वापस से ट्राई कर, फिर भी नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में लाके पूछना। ये तरीका है। जो बच्चे रेडियंस स्टडी पैकेज कर लेंगे उनके लिए एक एडिशनल पैकेज मिलता सभी को, बट वो एक एडिशनल स्टडी पैकेज होता है आरपीएम। रेडियंस स्टडी पैकेज में थ्योरी है, क्वेश्चन है। आरपीएम में केवल क्वेश्चन है उसी चैप्टर में, ये एडिशनल क्वेश्चन है। यदि आपने स्टडी पैकेज कर लिया पूरा और फिर भी टाइम बचा है तो आप आरपीएम से क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है क्लास नोट्स। क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको अपनी क्लास की कॉपी बनाना है, क्लास नोट्स बनाना है। बोर्ड पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसको समझते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। आप जो भी समझ रहे हैं, कुछ चीज समझ में आपको अलग से कुछ लिखना है तो हिंदी में बगल में लिख लिया। कुछ आपको अलग से डायग्राम बना के वहां सब कुछ लिख लो कि घर जाके जब वो कॉपी खोल के रिवाइज करो तो आपको पूरा लेक्चर रिकॉल हो जाए। तो क्लास नोट्स इस तरह से बनाना है कि वो लेक्चर पूरा रिकॉल हो जाए। तो आपको पढ़ने के लिए एक सोर्स क्या है? रेडियंस स्टडी पैकेज, आरपीएम, आपके बनाए हुए क्लास नोट्स, एनसीईआरटी बुक। ये 3 सोर्स आपके पढ़ने के लिए। इनको आपको पढ़ना है, इनसे समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करना है कि आपको कितना आया। राइट। तो मेरा पूरा एम्फेसिस था इस बात पे कि आप डाउट्स पूछें, समझें और समझ के चीजों को करें बजाय कि रटने के। अभी आप लोग 10th अपियरिंग स्टूडेंट हैं, 10th पास हो जाएंगे मैं ऐसा मान के चलता हूँ। लेकिन 10th तक का जो सिलेबस है, आप देखो कि 10th तक की जो पढ़ाई है वो केवल रटने पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी पूरा रटने पे बेस्ड। पर अब 11th की जो पढ़ाई है पीसीएम की, वो पूरा समझने पे बेस्ड है। आपने जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझा, क्वेश्चन आपसे फटाफट बनते जाए। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब आपके कंसेप्ट में दिक्कत है। पहले कंसेप्ट सही करिए और वो दिक्कत दूर कैसे होगी? क्लास नोट से रिकॉल करके, रिवाइज करके और फैकल्टी से डिस्कस कर। तो ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। वीकली टेस्ट, हर वीक टेस्ट होगा। उस पूरे वीक जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड टेस्ट हो। तो वीकली टेस्ट में आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखती जाएगी कि आप उस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। फेस टेस्ट, जाहिर है फेस टेस्ट कब होगा?
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट कंप्लीट फेज, मतलब ये 5 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब फेज टेस्ट होगा। इसमें करीब 3 से 4 महीने लगेंगे इन 5 चैप्टर को कंप्लीट होने। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इसके 5 5 चैप्टर, 15 चैप्टर होंगे उस समय। तो ये फेज टेस्ट जो है एक बड़ा इवेंट है। और बैच 1 और बैच 2 दो बैच बनेगी। बैच 1 और बैच 2 का कंबाइंड फेज टेस्ट होगा। ये बड़ा रहेगा, वीकली टेस्ट तो छोटा रहता है। ठीक है। ये इस तरह से आपका एक फेज कंप्लीट होगा। ऐसे ही हम फेज 2 और फेज 3 कंप्लीट करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी, बल्कि उसके पहले ही, आपका फेज 1 2 3 पूरा हो जाएगा। 11th का सिलेबस पूरा हो जाएगा। टाइम बचेगा तो हम इसमें 11th का रिवीजन करेंगे। फिर आप फेब्रुवरी और मार्च फ्री रहेंगे। फ्री रहेंगे मतलब क्लासेस रेडियंस में नहीं रहेंगी, बट आप 11th की तैयारी कर रहे होंगे स्कूल एग्जाम की। वो देने के बाद में आप घर पे इनका रिवीजन कर रहे होंगे। घूमने नहीं जाएंगे, ये मान के चलना कि 11th के बाद घूमने नहीं जाना इस ड्यूरेशन में। 1 साल छोड़ देना, क्योंकि आपको ये फेज 1 2 3 रिवाइज करना, क्रूशियल टाइम है। उसके बाद फिर वापस से आप अप्रैल में आएंगे नेक्स्ट ईयर, फेज 4 और फेज 5 करेंगे। अक्टूबर में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपका 12th में, अक्टूबर में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी आपका फेज 1 2 3 4 5 का कंप्लीट रिवीजन होगा। फेज 1 2 3 4 5 पूरा रिवाइज किया जाएगा। और जनवरी में आपको जेई मेन देना। जनवरी 2026 में आपको जेई मेन देना रहेगा। फिर उसके बाद में अप्रैल में जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट देंगे। जैसा अभी चल रहा है, उस समय जो बदलेगा बदलेगा अपन अभी नहीं पता कर सकते। तो आपका ये पूरा सिलेबस हो चुका होगा और आपकी क्लासेस जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद फेब मार्च में फिर आपको फ्री करेंगे 12th एग्जाम के लिए। पर अप्रैल में फिर बुलाएंगे जेई एडवांस की तैयारी। तो आप रेडियंस से फ्री होंगे जून 2026 में। तब तक क्लासेस चलती रहेंगी आपकी एडवांस एग्जाम तक। मेन अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा अक्टूबर। पर उसके बाद रिवीजन चलता रहेगा, एडवांस के टॉपिक चलते रहेंगे, एडवांस की क्लासेस चलती रहेंगी। जो एग्जाम अपनी पास रहेगी उसकी तैयारी चलती रहेगी। ये तो खैर आगे की बात हो गई। मेन एम्फेसिस में दे रहा हूँ किस बात पे, कि अगर आपको पढ़ाते समय कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तत्काल पूछिए। उस समय नहीं पूछ पाते हैं तो बाद में आके पूछिए। सबसे जरूरी है पूछना। आपको अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, और उसमें हेजिटेट नहीं करना है, डरना नहीं है। इस बात नहीं सोचनी कि फैकल्टी डांट देंगे या मजाक उड़ा देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारा रिजल्ट उन बच्चों से आता है जो हमसे आके पूछते हैं, वही बच्चे रिजल्ट देते हैं। वो बच्चे बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते जो चुपचाप बैठते हैं, आते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। वाजिब सी बात है ना, रिजल्ट तो उन्हीं बच्चों से आएगा। ईमानदारी। एक चीज और है, अभी आप लोग रेडियंस में पहला दिन है। रेडियंस में केवल वो बच्चे सरवाइव कर पाते हैं जो ईमानदार होते हैं अपने आप के प्रति। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि रेडियंस से जब घर जाओ तो थोड़ा रिवाइज कर लो, या दूसरे दिन जब क्लास नहीं है तो पहले दिन का काम पूरा कर लो। ये अपने अंदर से आना चाहिए आपको। अपने आप से आपको ये आना चाहिए कि अरे यार, मैं पिछली क्लास में ये पढ़ाया था, आज मेरा प्रैक्टिस करने का दिन है, अगर आज नहीं करा तो वो पूरा पाइल अप हो जाएगा, बाद में मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, बजाय कि आपके पेरेंट्स खड़े रहें कि क्यों, कल रेडियंस में क्या पढ़ाया, आज तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी खेलने चले गए, या तुमने अभी इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। ईमानदार बच्चा जेई निकाल लेता है बजाय कि जीनियस के। क्योंकि वो जीनियस बच्चा अगर ईमानदार नहीं है और वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो एन वक्त पे इतना सिलेबस हो जाएगा कि उसका जीनियसनेस किसी काम की नहीं रहेगी। वही एक ईमानदार बच्चा, अभी चीटिंग करने मिलेगी तो करोगे कि नहीं? चीटिंग करने मिलेगी तो करना है कि नहीं? अपने करेंगे भाई। बगल में जो बैठा है उसके पास में वही पेपर है, तुम्हारे पास भी वही पेपर है। मैंने बोल दिया कि चलो ये पेपर ले लो, और जितने पास पास तुम लोग बैठे हो सबको पेपर दे दिया और मैं चला गया।
जिस बच्चे को मार्क्स चाहिए वो बाय हुक एंड क्रुक किसी तरह से चीटिंग करेगा, लेकिन जिसको नॉलेज चाहिए उसको पता है कि ये पेपर मेरे को सिखाने के लिए दिया गया है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं अभी सर आके इसको कराएंगे, तो पहले मैं देख लूं कि मुझसे क्या बनता है और मुझसे क्या नहीं बनता। वो बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, सिंपली अपने क्वेश्चन ट्राई करेगा, जितने बनेंगे ठीक है, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, अभी सीख लूंगा, वो बच्चा आगे जाता। और आपके जो सीनियर्स हैं, कभी देखना कि उन लोगों का जब टेस्ट होता है तो उनमें से 80% बच्चे चीटिंग नहीं करते, जबकि हम उनपे कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन नहीं करते हैं, ऐसा कुछ उनको नहीं देते हैं। भाई मार्क्स चाहिए तो तुम तो मेरे पास पेपर ले आना, मैं सबमिट कर लूंगा सारे आंसर राइट कर, तुमको मार्क्स ही चाहिए। बट ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। आप कोचिंग आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो उस ईमानदारी के साथ पढ़ना, घर जाके जितना काम बचा है पेंडिंग काम पूरा करो, उसके बाद खेलने जाना हो तो चले जाओ, एक्सरसाइज भी जरूरी है, बाहर जाके खेलो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहो। लेकिन आप पूरे समय खेल रहे हैं, पूरे समय दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पूरे समय आप गॉसिप कर रहे हैं, वो आपको पीछे ले जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इतना मोटिवेशन काफी है, मिश्रा सर ने तो दे दिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहानी स्टार्ट होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। बातें नहीं कीजिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द एटम्स। अगर आप किसी सब्सटेंस को छोटा तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर उस पार्टिकल को और आगे छोटा तोड़ना पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आपके पास में आयरन का एक ब्लॉक है और आप इसके टुकड़े करते जाएं, तो अल्टीमेटली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर इसको और छोटा ब्रेक करना पॉसिबल नहीं रहेगा। दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो उसका एटम होता है। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। अगर आप इसको और छोटा तोड़ सकते थे तो वो जो मिलता उसको एटम कहते। तो कहीं तो रुकोगे जाके। अगर आयरन के एक ब्लॉक को आप तोड़ते जा रहे हो पार्टिकल्स को छोटा करते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको और आगे छोटा ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटम। द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये बात तो ऑब्वियस सी है। अगर एटम किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट एंटिटी है, मतलब आप उसको और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आयरन का एक पीस है, अगर आपने उसको ब्रेक किया तो आपको आयरन के एटम्स मिलेंगे। अच्छा, आयरन के जो एटम मिलेंगे, ये एटम आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। तो आयरन के जो एटम मिलेंगे ये सब अलग अलग टाइप के होना चाहिए या सब एक जैसे ही होना चाहिए? सब एक ही जैसे होना चाहिए। भाई चूंकि ये आयरन का एटम है और ये भी आयरन का एटम है, तो ये अलग क्यों होंगे? ये तो एक जैसे होंगे। मतलब ऑल दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल।
ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी एटम के सारे, किसी एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि जो इस एटम की प्रॉपर्टी होगी वही इस एटम की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस एटम की भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो इन सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी इसकी होगी। लेकिन गोल्ड के पीस को अगर आप ब्रेक करते जाओ तो गोल्ड का पीस भी अल्टीमेटली ब्रेक करते करते कहाँ पे रुकेंगे? गोल्ड के एटम्स पे। और गोल्ड के एटम और आयरन के एटम सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? इनको तो अलग ही होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी अलग है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। The atoms of an element are identical, but the atoms of different elements must be different. तो अब ये बताइए कि इन पॉइंट्स को याद क्यों करना पड़ा? अगर आपने इस बात को समझ लिया, लॉजिकली इसको कनेक्ट कर लिया कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम छोटा तोड़ते जाएंगे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा वो एटम होगा, उसको नाम दे देते हैं एटम। और वो एटम चूंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब आप उसको और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट्स तो लॉजिकली अपने आप बनते जाएंगे। और एग्जाम में, अगर स्कूल एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको रटना क्यों पड़ रहा है? आप तो लॉजिकल बात लिख दीजिए ना जो है। एटम, हाँ थोड़ी बहुत फर्क आ सकता है कि इसमें ग्रामर का, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क आ सकता है कि किसी ने कुछ सेंटेंस फॉर्म किया, किसी ने कुछ सेंटेंस फॉर्म किया, पर बोल तो दोनों सेम बात रहे ना, कि एटम किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है, उसको आप आगे और ब्रेक नहीं कर सकते। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होना चाहिए, मगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होना चाहिए। The atoms can combine with other atoms to form compound atoms, जिनको अब मॉलिक्यूल कहा जाता है। एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, और जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो जो नई एंटिटी बनती है उसको कंपाउंड एटम कहते हैं। द एटम्स कैन कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम। हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, यही हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो HCl मॉलिक्यूल बना। The atom can combine either with the similar type of atom or it can combine with different type of atoms. इस बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जो लास्ट पॉस्टुलेट है वो क्या कहता है? द एटम कैन कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, जिनको अब मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम कंबाइन हुए तो इसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर और होमो एटॉमिक, और इसको कहते हैं हेटेरो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम हो, जैसे H2, O2, N2, F2, ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि HCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोएटॉमिक। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जो काफी पहले दी गई थी, और काफी लंबे समय तक ये माना गया कि हाँ ये थ्योरी सही है, क्योंकि इसके पॉस्टुलेट्स काफी कन्विंसिंग है। ये सारे पॉस्टुलेट्स काफी कन्विंसिंग है। बट लेटर ऑन, इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे पता लगा कि एटम स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं है। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और एटम को और आगे फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। बाद में पता लगा कि एटम एक स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं है, इसको और आगे फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। बाद में ये भी पता लगा कि किसी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 प्रकार के एटम पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। बाय द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये वाला पॉस्टुलेट खत्म हो गया।
कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप, कार्बन 14 आइसोटोप। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो आइसोटोप की डिस्कवरी से ये पॉस्टुलेट खत्म हो गया। लेकिन अगर एक मोटे तौर पे देखें तो किसी भी एलिमेंट का जो आयरन का एटम, आयरन को जब हम ब्रेक करते जाएं तो हम ब्रेक करते करते आयरन के एटम पे पहुंच गए। अब आयरन के एटम को ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले, आपको पता है। गोल्ड के एटम को ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले, ये भी आपको पता है। लेकिन आयरन की जो इंडिविजुअलिटी थी वो कहां पर थी? उसके एटम तक। आयरन की जो इंडिविजुअलिटी थी वो एटम तक थी। उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बदला, वो ब्रेक हुआ, तो फर्क नहीं रह गया। इसलिए किसी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है वो कौन है? एटम। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को एक मोटे तौर पे देखें तो अभी भी ये सही है। अगर इंडिविजुअलिटी उस एलिमेंट की देखना है तो एटम ही उसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एटम कर रहा है। इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट ऑल्दो गलत हो गए, बट एक मोटे तौर पे देखें तो सही है। इसलिए हम बोल सकते हैं किसी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद उसके इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसी बाकी पोस्टुलेट के साथ भी है। पर हाँ, चूंकि ये पता लग गया कि एटम को आगे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और एटम को जब डिस्ट्रॉय किया गया तो उसमें 3 पार्टिकल का पता लगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं क्योंकि ये एटम को बनाते हैं, और एटम सारी चीजों को बनाता है। इसलिए इनका नाम रखना सही है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस है, न्यूट्रल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम्म पर हम एलिमेंट में फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स को एलिमेंट नहीं बना। इतना आसान नहीं। हम किसी एलिमेंट में फंडामेंटल पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करके, कम ज्यादा करके दूसरा पार्टिकल बना सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। उस घटना को कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें एक एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट में बदल देते हैं। हाँ, अगर इंडिविजुअलिटी पे बात हो रही तो एटम को इंडिविजिबल बोल सकते हैं, मतलब वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को वेटेज दे सकते हैं। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एटम डिविजिबल है, और एटम जब ब्रेक होता है तो उसमें 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। 31 तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। लेकिन चार्ज की दूसरी यूनिट और है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10 to the power माइनस 10 ESU होता है।
वैसे तो जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो है कूलम, इसलिए आप कूलम वाला चार्ज ही याद करो। बट वैसे चार्ज की दूसरी यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ईएसयू यूनिट में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे बराबर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, बस इनका नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उतना ही चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन पे है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे इसको। प्रोटॉन का मास 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? सेम एज प्रोटॉन, थोड़ा सा ज्यादा, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, लगभग बराबर बट थोड़ा सा ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज में इक्वल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मास में इक्वल है। सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, किसी भी केमिकल स्पीशीज का जब सिंबल लिखते हैं तो उसका सिंबल के नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका चार्ज डिनोट करते हैं और उसके सुपर स्क्रिप्ट में उसका मास डिनोट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा हेवियर पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन 10⁻⁻27 है, जबकि ये -31 है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is 1.6725 into 10⁻⁻27 upon 9.108 into 10⁻⁻31, that comes to be 1837। मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स हेवियर है? एक प्रोटॉन जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हेवियर होता है। एक प्रोटॉन जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हेवियर होता है। तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है तो एटम का सारा मास किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन में मास है मगर वो रिलेटिवली इतना कम है कि हम उसको वेटेज देंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, मगर ये रिलेटिवली इतना कम है कि हम एज कंपेयर टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इसको नियरली क्या मान सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? अभी समझे? किसी भी केमिकल स्पीशीज का सिंबल जब लिखते हैं तो उसके सिंबल के सबस्क्रिप्ट में इसका चार्ज लिखते हैं और उसके सुपर स्क्रिप्ट में उसका मास लिखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखा गया? 0। 0 तो नहीं है, इतना है ना। मगर वो 0 क्यों इंडिकेट किया गया? क्योंकि वो रिलेटिवली बहुत कम। प्रोटॉन का सिंबल H11 होता है, वैसे तो P होना चाहिए मगर इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नीचे 1 क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कितना है? पॉजिटिव +1। अच्छा, इस चार्ज की वैल्यू इतनी है मगर इसको 1 कहते हैं। इस पूरे चार्ज को 1 यूनिट चार्ज है, इसको भी 1 यूनिट कहते हैं। तो इतना चार्ज नेगेटिव है तो क्या लिखा, और इतना ही चार्ज पॉजिटिव है तो, और प्रोटॉन का मास, इस मास को 1 कह दिया इस पूरे को, तो इसलिए 1। और न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा?
प्रोटॉन का सिंबल H क्यों है? अरे हाइड्रोजन एटम कैसा एटम है? उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता ही नहीं, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो बचेगा क्या? बस प्रोटॉन। मतलब एक प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस। इसलिए H से रिप्रेजेंट कर। चार्ज, सुपरस्क्रिप्ट में मास। ज्यादा इजी क्या पड़ता? ज्यादा इजी पड़ता इस वैल्यू को 1 कह दे, एक नई यूनिट बना ली। हाँ, किसी भी एलिमेंट का जब सिंबल लिखते हैं तो उसके नीचे उसका चार्ज लिखते हैं और ऊपर उसका मास इंडिकेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिवली मास है वो कितना है? रिलेटिवली कितना है? बहुत कम है, इसलिए कितना है? 0। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा? 0। और सुपरस्क्रिप्ट में उसका चार्ज -1। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। और मास भी 1 होता है। इस पूरे मास को हम 1 कह रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? और न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ असली कहानी। ये बात कैसे पता चली कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है? और ये बात कैसे पता चली कि एटम को ब्रेक करने पे उसके अंदर ये 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? द डिस्कवरी ऑफ दिस पार्टिकल। तो पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर किया गया था। उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन काफी लंबे समय बाद डिस्कवर हुआ। हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड? हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड? इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनको कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और पता लगा कि कैथोड रेज होती है। कैथोड रेज क्या होती है? कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि अगर ग्लास की एक ट्यूब लेते हैं और ग्लास की उस ट्यूब में एक गैस ली जाती है और इस गैस के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दी और इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाया। अब प्रॉब्लम ये कि कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। पर फिर ये किया गया कि इस ट्यूब के अंदर गैस की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो ये क्वांटिटी ऑफ द गैस को कम कर दे। तो उसके लिए क्या करा, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस ट्यूब में से काफी सारी गैस सक कर लेगा ताकि क्वांटिटी ऑफ गैस अंदर काफी कम हो जाए। तो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर काफी कम हो गया। जैसे नॉर्मल प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसमें 0.0001 एटमॉस्फेयर कर दिया गया।
मतलब एक ग्लास की ट्यूब ली और उसमें से काफी सारी गैस सक कर ली ताकि अंदर गैस काफी कम बचे, और इस गैस के ऊपर बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया, करीब 10 से 15,000 वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज जब इस पे लगाया जाता है, जब इस गैस के ऊपर इतना हाई वोल्टेज लगाया जाता है 10 से 15,000 वोल्ट का, तो पता लगा कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेस जाती है। इस ट्यूब के कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल, इसके कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जाती, इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। इन रेस को नाम दिया गया कैथोड। तो कैथोड रेस क्या होती है, जब किसी ग्लास ट्यूब में काफी लो प्रेशर पे किसी गैस को लिया जाता है और उस पर काफी हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जाती है। दिस इनविजिबल रेस आर कॉल्ड कैथोड रेस। समझ रहे क्या हुआ, उस डिस्चार्ज इस ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जैसे ट्यूबलाइट। अब तो वो एलईडी वाली आ गई, पर जो वो लोग कांच वाली ट्यूबलाइट आती है वो डिस्चार्ज ट्यूब होती है। वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रहती है ग्लास की, और उसमें गैस होती काफी लो प्रेशर पे, और दोनों टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ये वाले, ये वही है। तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जाती, इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। तो व्हाट आर कैथोड रेस एग्जाम में आ गया तो क्या लिखोगे, फिर मैंने वही बताया कि आपको अगर चीज समझ में आ गई कि कैथोड रेस क्या होती है, तो बस अब आप उसको प्रॉपर वर्ड यूज करके लिखना है। तो व्हाट आर कैथोड रेस, वर्ड फॉर्म करो, सेंटेंस फॉर्म करो। जो आपने बोला वो सही है, आप भी जो बोलोगे वो भी सही रहेगा, आप भी जो बोलोगे वो भी सही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये बोलना क्या है। हो सकता है क्या बदल जाए, आपके सेंटेंस बदल जाए, पर मीनिंग वही निकलेगा। तो मेरा सेंटेंस क्या रहेगा, व्हेन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब a gas is subjected to a very high voltage at very low pressure, भाई यहाँ जो हो रहा है बस मैं उसको वर्ड्स में लिख रहा हूँ, बस इतना सा है कि मेरे पास ज्यादा अच्छे वर्ड्स हैं और थोड़े जमे हुए हैं, पर बोल तो मैं भी वही रहा हूँ जो आप बोल रहे थे। व्हेन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब a gas is subjected to a very high voltage at a very low pressure, then some invisible rays arises from cathode and travel towards anode. Some invisible rays arises from cathode and travel towards anode. These rays are called cathode rays. तो यही बात तो आप भी बोल रहे थे ना। हम्म, वो थोड़ा सा बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ हो क्या रहा था, उस समय आपको समझ में आएगा कि ये इतना वोल्टेज क्यों चाहिए था और लो प्रेशर क्यों चाहिए था। मुझे ईयर तो याद नहीं, पर 1890 के आसपास कुछ होगा। बुक में दिया रहेगा कि कब हुआ, उसका ईयर लिखा रहता है। पर इससे इलेक्ट्रॉन के पढ़ना है ना अभी तो, अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने। यही तो कहानी है कि इससे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनो। तो जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में किसी गैस को लिया जाता है
और उस गैस पे बहुत हाई वोल्टेज लगाया जाता है तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस चलती है। इन रेस को, एक चीज जो तुम लोगों को पूछना चाहिए वो तुमने पूछी, जब वो इनविजिबल थी तो दिखी कैसे? एक तरफ तो हम क्या बोल रहे हैं, सम इनविजिबल रेस अराइजेस फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, बट वो इनविजिबल थी तो दिखी कैसे? ये रेज यहाँ तो नहीं दिखती हैं क्योंकि इनविजिबल, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचती हैं तो ये ग्लास पे टकराती है यहाँ पे, और तब ये हिस्सा चमकने लगता है। डिस्चार्ज ट्यूब का ये वाला हिस्सा चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। मतलब कुछ तो आ रहा है जो उधर टकरा रहा है। अगर आपकी वो डिस्चार्ज ट्यूब सिलेंड्रिकल है और इधर वाला हिस्सा ग्लो करने लगा, मतलब इधर से कुछ आ रहा है। वो एनोड के पीछे वाला हिस्सा ग्लो कर रहा है, मतलब कैथोड से कुछ आ रहा है जो ग्लास ट्यूब पे टकरा रहा है। इसलिए डेफिनेशन में तो हम यही लिखेंगे, सम इनविजिबल रेस arises from cathode and travel towards anode। वो इनविजिबल बीच में रास्ते में वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कहाँ पे? ग्लास पे टकरा के। वहां तो वो विजिबल हो ही गया ना, तो विजिबल वो रेस थोड़ी ना हुई, वो तो ये फिनोमिना हुआ। तो ये कैथोड रेस होती है। तो साइंटिस्ट को ये पता था कि ये कैथोड रेस ऐसे क्रिएट हो जाती है। जे थॉमसन ने इन कैथोड रेस पे और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, ये देखने के लिए कैथोड रेस क्या है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज। तो कैथोड रेस क्या होती है? नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पता करने के लिए जे थॉमसन ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है? द कैथोड रेस arises from cathode and travel towards anode। कैथोड रेस कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। ये तो एक प्रॉपर्टी है जो हमने पहले ही देख ली। कैथोड रेस की और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? इनको पता करने के लिए थॉमसन ने इन पे कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें कैथोड रेस प्रोड्यूस की, और इन कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दी। जैसे कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इधर का हिस्सा जहां ग्लो कर रहा था वहां पे उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज का अंधेरा हो जाता है, मतलब वहां पर उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है। अगर ये कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखने पे इधर शेडो कास्ट हो रही है, इसका मतलब कैथोड रेस घूम के जाती है कि स्ट्रेट लाइन में जाती है? कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस से एक ऑब्जेक्ट की शेडो बनना तभी हो सकता है जब वो कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये कैथोड रेस जा रही है और अगर इनके रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट आ गया तो वो कैथोड रेस जो उससे बिना टकराए सीधी चली गई वो तो स्क्रीन पे पहुंचेंगी, मगर जो रुक गई वो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगी, तो यहाँ पे शेडो बनेगी। जैसे लाइट से शेडो बनती है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और कैथोड रेस से भी शेडो बनती है, मतलब कैथोड रेस भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। कैथोड रेस इधर जा रही है, कैथोड इधर है, ये कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। इधर एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड है, इधर से जा रही है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, एक बैटरी तो ये है जिसके दो टर्मिनल ये हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक एडिशनल बैटरी और ली और उसको यहां लगा दी, मतलब इस जगह लगा दिया, और उसका नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर। जैसे ये एडिशनल बैटरी लगाई, पता लगा ये हिस्सा ग्लो करने लगा,
इसका मतलब है कि ये कैथोड रेस इधर मुड़ रही है इसके पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये कैथोड रेस खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज रेज। तो कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये कैथोड रेज हैं, ये जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, पर तुमने एक बैटरी की पॉजिटिव प्लेट इधर लगा दी, वो कैथोड रेज इधर डिफ्लेक्ट होकर इधर मुड़ने लगी। व्हाट डज इट मीन? भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इधर मुड़ रही है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना। तो कैथोड रेज अगर उस बैटरी के नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही, मतलब वो खुद नेगेटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होती तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगती। डिस्प्रूव थोड़ी हुआ, वो तो जानबूझ के आपने उनको मोड़ा है ना, वरना वैसे तो वो कैसे जाना चाहती थी स्ट्रेट लाइन में। वो तो आपने एक एडिशनल बैटरी लगा दी ना, तब तो मुड़ेगी ना। चार्जेस नहीं पता थे तो चार्जेस की प्रॉपर्टी कैसे पता थी? ये पता था कि दुनिया में दो चीज होती, दुनिया में दो चीजें होती हैं अपोजिट नेचर की, और वो अट्रैक्ट करती हैं। उनको नाम दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज और, मतलब डिस्कवरी तो ऐसी होती है ना कि पहले हमको पता नहीं होता है क्या है, पर हम नाम तो पहले ही दे देते। इस बारे में बात करेंगे, अभी तो क्या हो रहा है वो देखना। क्यों हो रहा है, आपका क्वेश्चन है क्यों हो रहा है ये। दोनों कैथोड कहाँ है? ये कैथोड है, ये तो एनोड है। पहले आपने ये वाला एनोड लगाया नहीं है, कैथोड रेज इधर जा रही हैं, यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ ग्लास ट्यूब पे टकराएंगी। अब आपने क्या किया, एक एडिशनल एनोड और लगा दिया, तो थोड़ी इधर मुड़ जाएंगी, थोड़ी सीधी चली जाएंगी। इससे तो बस इतना पता करना काफी है कि चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है, मतलब ये खुद नेगेटिव चार्ज। इतना इनफ नहीं क्या? एडिशनल बैटरी है उसका भी तो एक नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ, ऐसा ऐसा तो नहीं बोलते कि नेगेटिव टर्मिनल के कैथोड रेज वहां पे आ रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो बैंड हो रहा मतलब ऐसा भी हो सकता था कि इसकी आती, पर चलो इधर ग्लो आ रहा है, मतलब नेगेटिव से कुछ तो आ रहा है ना। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। अभी बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है अंदर। तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती हैं। अभी अगली बात सुन के तो तुम लोग पगलाओगे। अगला एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने क्या किया, फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर फिर से कैथोड रेज जनरेट करी। अब की बार उन्होंने क्या किया, इस कैथोड रेज के रास्ते में एक व्हील रख दी, एक अच्छा बहुत फ्री घूमने वाला व्हील रख दी। जैसे ये व्हील रखा और कैथोड रे चालू करी, ये व्हील घूमने लगा। अब अगर ये व्हील घूम रहा है, कैथोड रे चालू करते से ही ये व्हील घूमने लगा, इसका मतलब है कि ये कैथोड रेस लाइट रेज है, लाइट रेस के जैसी रेज है, या ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। कैथोड रेज सिंपली रेज है, या ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है? ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है जिनका मास है, क्योंकि वो मास वाले पार्टिकल जब व्हील को हिट करेंगे तो ही वो घूम सकता है। जैसे यदि आप इस व्हील पे आप लाइट डालो तो वो नहीं घूमेगी, क्योंकि लाइट कैसे पार्टिकल्स की मिलकर बनी है, मासलेस पार्टिकल। लाइट मासलेस होती है, लाइट में मास नहीं होता है। तो अगर आप इस व्हील पे लाइट डालते, व्हील नहीं घूमता। लेकिन अगर आप इस व्हील पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो टकरा के इसको मोमेंटम दे रहा है तो ये घूमेगा। तो कैथोड रेस के रास्ते में थॉमसन ने जब एक व्हील रखा और वो व्हील उस कैथोड रे के हिट करने से घूमने लगा, इससे कंक्लूड ये किया कि कैथोड रेस दे आर नॉट द सिंपली रेस। बोल तो रहा इनको कैथोड रेस, बट दे आर नॉट द सिंपली रेस, दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स।
मतलब कैथोड रेज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का स्ट्रीम है जो इतना तेज स्पीड से जा रहे हैं, ये बहुत हाई स्पीड से जाते हुए पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम है। ये हाई स्पीड से जाते हुए पार्टिकल उस व्हील को हीट कर रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं। ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और ये इतना तेज जा रहे हैं कि ये जाना दिख नहीं रहा हमको, इनका ये इनविजिबल हो रहा है। इतने छोटे पार्टिकल हैं मगर पार्टिकल है। तो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। ये बात क्लियर है। तो जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज ली जाती है तो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैथोड रेज एक्चुअल में स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होती है एंड एवरी पार्टिकल इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये हर पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और बीइंग पार्टिकल इसके ऊपर कुछ चार्ज है और इसके ऊपर कुछ इसका कुछ मास भी है। मतलब ये रियल मास वाले पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, इसलिए वो व्हील घूम रहा है। तो पार्टिकल सर ये बैटरी में कैथोड में ये जो पार्टिकल है इस कैथोड में से इमर्ज हो, अभी बताऊंगा उस बारे में। तो ये लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि कैथोड रेज जो रहती है ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है जो बहुत ट्रिमेंडस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज द कैथोड रेज। नाउ वी कैन से द कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, ये चूंकि पार्टिकल है इनका कुछ मास होगा और इनका कुछ चार्ज भी होगा, हर पार्टिकल पे कुछ चार्ज होगा। सपोज एक पार्टिकल का चार्ज ई है और उसका मास एम है। सपोज एक पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज को हम ई से और उसके मास को एम से इंडिकेट करें तो इस पार्टिकल के लिए एक वैल्यू होगी ई अपॉन एम, इसका स्पेसिफिक चार्ज। अगर कोई एम मास वाले पार्टिकल पे ई चार्ज है तो द रेशो ई बाय एम उसका स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। अगर एक एम मास वाले पार्टिकल पे ई चार्ज है तो उसका रेशो ई अपॉन एम उस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। अगर एक एम मास वाले पार्टिकल पे ई चार्ज है तो उसके लिए रेशो ई बाय एम स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है उस पार्टिकल का। ई चार्ज है मतलब स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम पर केजी। अरे चार्ज को किस में बताएंगे हम? कूलम में। और मास को किस में बताएंगे? केजी में। तो स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम पर केजी। थॉमसन ने अपने अगले एक्सपेरिमेंट में इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो पता किया, इसलिए बता रहा हूं इस बारे में। हाँ, तुम लोगों को ब्रेक मिलता है ना? मतलब अभी जब लौट के आओगे तो क्या ट्रैक तुम्हारा रहेगा? तुम्हें कुछ याद पता ही नहीं रहेगा मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। बीच में ट्रैक ही भूल जाओ। जाओ अभी फटाफट। बट बाकी लोग ध्यान रखो कि ब्रेक इसीलिए तो देते हैं तो बीच में इस टाइप के डिस्टरबेंस मेरे लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो थॉमसन ने अपने अगले एक्सपेरिमेंट में इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो पता किया कि ये जो पार्टिकल है एम मास वाले जो ई चार्ज रख रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं, इस एक पार्टिकल का ई बाय एम रेशो क्या है। वो कैसे पता किया वो बहुत मैटर तो नहीं करता, पर बता देता हूं। इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो पता करने के लिए थॉमसन ने वापस से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। वो डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैथोड और इसके अंदर कोई गैस ले ली। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब आगे ऐसी जानी चाहिए मगर इसका इधर वाला हिस्सा ऐसा कर लिया। मतलब वो ऐसी ट्यूब ना रहकर ऐसी कर ली, उसको फैला दिया। ऐसी ट्यूब थी ग्लास की।
और ये कैथोड है और इसका एनोड यहाँ रख, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ गैस है, ये वैक्यूम पंप। समझ रहे हो कि वो ट्यूब तो वही है, बस उसका शेप चेंज किया। कैथोड इधर है, ये गैस है अंदर, वैक्यूम पंप है, प्रेशर बहुत कम हो गया है, वोल्टेज लगा ही दिया है 10 से 15 हजार वोल्ट का, सपोज V वोल्ट लगा दिया, बहुत हाई, क्या होगा? इधर से कैथोड रेज जाएंगी और एनोड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कैथोड इधर है, इधर से कैथोड रेज जाके एनोड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। मगर ये जो एनोड सामने रखा, इसमें बीच में एक बारीक सा छेद कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो एनोड रखा, इसके बीच में बारीक सा छेद कर दिया। अगर इस एनोड के बीच में बारीक सा छेद है तो क्या होगा? बहुत सारी कैथोड रेस तो सीधे एनोड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन कुछ कैथोड रेस एक पतला बीम निकल आएगा। तो एक बारीक सा एक पतला बीम ऑफ कैथोड रेस इधर निकाल दिया, और वो बीम जो है वो इस स्क्रीन पे यहां पे जाके हिट करे तो यह चमक आएगी। अब ये जो कैथोड रेज होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ये पता था। और बीइंग नेगेटिव चार्ज, ये कोई एडिशनल बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल लगाओ, एक एडिशनल बैटरी लगाओ इसके रास्ते पे, तो ये किस तरफ झुकती है? कैथोड रेज जो रहती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट होती है वो तो ये बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैसे डिफ्लेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किधर डिफ्लेक्ट होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है, वो समझ लो। तो ये पता था कि जो कैथोड रेज है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती, और ये कैथोड रेज यहां से जा रही और यहाँ हिट कर रही। अब थॉमसन ने क्या किया कि इधर से कैथोड रेस जा रही है, ये पतली बीम कैथोड रेस की जा रही है, इसके रास्ते में यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ और पॉजिटिव इधर है, तो बाय एंगल थीटा ये उधर झुक जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, तो यदि उस E को बढ़ाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन, और घटाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब एंगल ऑफ दिस डिफ्लेक्शन इसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये कैथोड रेज जा रही है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ इधर चली जाती, मतलब ये यहाँ पे चमक आए। पर मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है, तो कैथोड रेज इस रास्ते पे जा रही है, इस लाइन पे जा रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगी है इस प्लेन में। इसका जो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए एक यू शेप का मैग्नेट लो और इस ट्यूब के दोनों तरफ ऐसा लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में लगी है, ये वाले प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में लगी है, ये वाले प्लेन। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो इस प्लेन में कौन सी फील्ड है, तो इस प्लेन में कौन सी फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ E, और ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफ्लेक्शन को कैंसिल कर। मतलब अगर तुम ये मैग्नेटिक फील्ड अकेले लगाते तो डिफ्लेक्शन इधर आता, इलेक्ट्रिक अकेले लगाते तो डिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों लगा दी साथ में, और दोनों लगा के एडजस्ट कैसे किया कि यहीं पर आए। इसका मतलब है कि वो कैथोड रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दिया गया डिफ्लेक्शन कैंसिल हो रहा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सपेरिमेंट। और अगर ऐसा होगा तो ऐसा फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं कि ऐसा कब होगा। ऐसा तब होता है जब इन पार्टिकल्स का E/m E²/2 B² होता है। ऐसा तब होता है कि डिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाए, कब होता है, जब इन पार्टिकल जो इस फील्ड में से गुजर रहे हैं
उनका ई बाय एम कितना हो, जहां पे ये ई क्या है, ये वाला ई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये बी क्या है, और वो मेजरेबल है, वो तो हम अपने हिसाब से रखेंगे ना, तो ये मेजरेबल टर्म है ये दोनों, और ये वी क्या है, वो भी मेजरेबल है। मतलब तुम्हारे फॉर्मूले में ये टर्म मेजरेबल है, ये अननोन है, तो ये निकल गया ना, ये वैल्यू निकल गई क्या। इस एक्सपेरिमेंट को करके हम ये निकाल सकते क्या, इन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज, इन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज। तो थॉमसन ने देखा कि इन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज लाया जा सकता है बाय दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। चलो ठीक है, मेजर कर लो। एक एक्सपेरिमेंट किया, पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो मेजर कर लो, मगर थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट, पर अब की बार यहां पे गैस चेंज कर, सपोज पहले यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय ऑक्सीजन गैस ली, डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट वही कर रहा है मगर गैस चेंज कर, गैस चेंज जब कर देंगे तो ये ई बाय एम रेशो बदल जाना चाहिए कि वही आना चाहिए, गैस चेंज करने पे बदल जाना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग, क्लोरीन के लिए अलग, पर ऐसा नहीं हुआ। थॉमसन ने देखा कि ऑन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट गैसेस, कैथोड रेस के पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो चेंज नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, द ई बाय एम रेशो डज नॉट डिपेंड the E by M ratio does not depend upon the nature of the gas taken in the discharge tube. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैथोड रेस के इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि करना चाहिए, बट नहीं करता। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कोई सी भी ली जाए, उनके पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो हर बार सेम आता है। इसका मतलब है कि कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं, ये सारी गैसेस में अलग अलग टाइप के होते हैं कि सारी गैसेस में एक ही जैसे होते हैं, सारी गैसेस में ये एक ही जैसे होते हैं। These particles are later named as इलेक्ट्रॉन, इन पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ वी कैन से दैट द कैथोड रेज आर नथिंग बट दे आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ई बाय एम का फॉर्मूला अपन तब कंसीडर कर सकते हैं जब वो जो रेस के डिफेक्ट पूरी तरह कैंसिल हो जाए। हाँ, ये डिराइव तभी होता है। चार्ज कहाँ हुआ, चार्ज थोड़ी ना मेजर किया हमने, तो ई बाय एम रेशो मेजर किया। अभी आगे पढ़ेंगे उस बात को जो आप पूछ रहे हो। ये सब एक्सपेरिमेंट की बात है, इस पे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो मैंने बता दिया। बात ये है कि हम किसी तरह से कैथोड रेस के ई बाय एम रेशो मेजर कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो ये है, पर ये मैटर नहीं करता कि इसमें कर क्या रहा है और ये फार्मूला कहां से आया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ज्यादा क्या करता है कि हम कैथोड रेस का ई बाय एम रेशो मेजर कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा मैटर क्या करता है कि वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कैथोड रेस का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता था। इससे ये बात कंक्लूड की गई कि ये जो पार्टिकल है ये सभी गैसेस में पाए जाते, और चूंकि सभी गैसेस एटम की मिलके बनी है, मतलब ये एटम के अंदर पाए जाते। अच्छा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये पार्टिकल चार्ज वाले हैं, मतलब ये पार्टिकल एटम के टूटने से बने होंगे, और एटम के टूटने से ये पार्टिकल बने हैं, और ये सभी एटम्स में पाए जाते हैं ये पार्टिकल, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज आर नथिंग बट दे आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी। तो चूंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का एक बीम है,
इसलिए डेफिनेटली ये कौन सा चार्ज रखेगी, नेगेटिव चार्ज रखेगी। पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का बीम है इसलिए इलेक्ट्रॉन में मास तो होता ही है, भले बहुत कम होता हो, तो वो व्हील को हीट करने पे उसको घुमा देगी। ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है। तो कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं उनका E/m रेशियो फिक्स रहता है, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इससे ये कंक्लूड होता है कि ये पार्टिकल सभी गैसेस में एक जैसे होते हैं, ना तो उनका चार्ज अलग होता है ना उनका मास अलग होता है। मगर थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो तो पता लग गया, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो पता है तो ना तो आपको उसका E पता है ना उसका, क्योंकि आपको तो उसका रेशियो पता है। अगर आपको एक क्वांटिटी A/B एक क्वांटिटी है उसका रेशियो पता है तो वो A और B कुछ भी हो सकता है। अगर A और B का रेशियो 2 है तो वो A 4 हो सकता है, B 2 हो सकता है, या वो 10 और 5 भी हो सकता है, या वो 20 और 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ अटक गई कि हमने ये तो चलो कंक्लूड कर लिया कि सभी गैसेस के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जिसका E/m रेशियो ये होता है, लेकिन हमें तो केवल उसका क्या पता है, E/m रेशियो। हमको उसका E और M नहीं पता है। तो फिर अगला एक्सपेरिमेंट, हालांकि वो थॉमसन ने नहीं किया, जिससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया गया। वो मैंने कहा ना वो छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज करोगे तो उधर भी घुस जाएगा, पर पोलैरिटी ऐसी रखेंगे कि वो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुआ उससे अपोजिट हो, ताकि वो डिफ्लेक्शन कैंसल हो। मतलब अगेन मैटर क्या कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट या इसका कंक्लूजन, मैटर कर रहा है इसका कंक्लूजन, कि जब कैथोड रेस का E/m रेशियो पता किया जाता है तो सारी गैसेस के लिए सेम आता है। इसका मतलब कैथोड रेस को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं वो सारी गैसेस में एक जैसे, और चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं मतलब ये एटम के ब्रेक होने से बन रहा है। इन पार्टिकल को बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और अभी हमारी कहानी कहाँ फंस गई है कि हमको इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो तो पता है, लेकिन हमको उसका E और M अलग अलग वैल्यू नहीं पता। हर गैस को ठीक है और कोई फॉर्मूला आपने बताया इसके द्वारा, तो सर वो बात ये होगी एक ही रहेगा और अभी जो मैंने बताया कि हर गैस के लिए E/m रेशियो सेम आता है E²/2 B²V। तो अलग अलग गैसेस के लिए क्या होगा, तुमको अलग अलग गैसेस की कैथोड रे प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो उनका डिफ्लेक्शन कैंसिल करने के लिए E और B को भी अलग अलग लगाना पड़ेगा, मगर ये वैल्यू सेम आएगी। मतलब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के पैरामीटर बदलेंगे। कौन से, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वोल्टेज अलग लगाना पड़ेगा और O2 के लिए अलग लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर जब डिफ्लेक्शन कैंसिल करना होगा तो वो ऐसा करना पड़ेगा कि ये वैल्यू हर बार सेम आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो पता चल गया, तो ये डिस्कवर हो गया कि चलो उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन नाम दे देते हैं। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का एक बीम है जिनका E/m रेशियो इतना होता है, पर ना तो E पता है ना मिलीकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया गया। और जाहिर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आपको पता चल जाए और उसका E/m रेशियो तो पता है, तो मास अलग से पता, अरे काहे को करोगे, रेशियो पता था E पता चल गया तो मास तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। मिलीकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें मिलीकन ने क्या किया, एक वुडन बॉक्स लिया,
एक वुडन बॉक्स लिया और इस बॉक्स में दो विंडोज बनाई पैरेलल ऐसे अपोजिट फेसेस, और इस बॉक्स इस एक विंडो से एक टॉर्च से लाइट बॉक्स के अंदर जाती है और दूसरी विंडो से बाहर आती है। भाई सीधे पर्पस ये था कि बॉक्स के अंदर झांकना है, तो बॉक्स के अंदर कैसे झांकेंगे, ढक्कन खोल के या फिर ऐसे, और इधर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, मतलब वो बॉक्स के अंदर देख पा रहा है। उधर से विंडो से लाइट आ रही, बॉक्स के अंदर जा रही है और इधर बाहर आ रही है। पर्पस था बॉक्स के अंदर यहाँ क्या हो रहा है वो देखना। इस बॉक्स की जो छत है इस पर ऑयल रख दिया, जो बॉक्स की छत है उस पर ऑयल रख दिया, मगर इस छत में एक बारीक सा होल कर दिया, तो जाहिर है इस होल के कारण ये ऑयल ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा, तो ये ऑयल की ड्रॉप नीचे गिरेगी और वो लाइट के रास्ते में से आएगी, तो माइक्रोस्कोप में वो ड्रॉप गिरती हुई देखेगी। क्लियर है अभी तक? है एक बॉक्स लिया, दो विंडो बना दी, इससे लाइट आ रही है, इससे अंदर जा रही है, इधर बाहर आ रही है। ऊपर छत में ऑयल रखा है, बारीक सा छेद है, तो एक ऑयल की ड्रॉप नीचे गिरेगी, और जब वो ऑयल की ड्रॉप नीचे गिरेगी तो आपने फोकस तो कर रखा है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखेगा कि ड्रॉप गिर रही है। लेकिन ये जो ऑयल था इस ऑयल को चार्ज कर दिया, मतलब ये जो ऑयल था इस ऑयल को पहले चार्ज कर दिया। ऑयल को चार्ज करने के कई तरीके, या तो उसको उसके ऊपर एक्सरेस डाल दो, एक्सरेस उसको आयनाइज कर देती हैं, तो ऑयल के ऊपर चार्ज आ जाता है, इसकी ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। या ये ऑयल को बहुत बारीक नोजल से स्प्रे कर दो तेजी से, जब उसके ड्रॉप्स में फ्रिक्शन होता है तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। या ऐसे ही मान लो कि इस ऑयल के ऊपर कैथोड रेस डाल दी, तो कैथोड रेस के वो पार्टिकल कौन, वो ऑयल के ड्रॉप पे चिपक गए। किसी भी तरह से इस ऑयल को चार्ज कर दिया, मतलब ये जो ऑयल की ड्रॉप गिर रही है इसके ऊपर कुछ चार्ज, ये जो ऑयल की ड्रॉप गिर रही है उस पर कुछ चार्ज है। अब वो ऑयल की ड्रॉप गिर रही है, अच्छा गिर रही है अपने वेट के कारण, मतलब नीचे की तरफ इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है mg, और इस बॉक्स में ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जिसका पॉजिटिव प्लेट ऊपर रखे, मतलब वो जो ड्रॉप गिर रही है यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जिसका पॉजिटिव ऊपर रखे, तो जब ये ड्रॉप गिर रही है और ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो ये कौन सी ड्रॉप्स को गिरना रोकेगी, ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉप्स को नीचे गिरने से रोकेगी, क्योंकि ये जो ड्रॉप है ऊपर पॉजिटिव फील्ड लगी हुई है, तो वो ड्रॉप्स जिन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो ऊपर की तरफ फोर्स फील करेंगी और नीचे तो अपने वेट के कारण गिर ही रही है। मतलब वो जो चार्ज ऑयल ड्रॉप है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराई जा रही है, उसका वेट उसको नीचे ले जा रहा है लेकिन उसका चार्ज उसको ऊपर ले जाएगा, और इस फील्ड को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब उस ड्रॉप का नीचे लगने वाला फोर्स उस ड्रॉप पे ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में वो ऑयल की ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगी बल्कि वहीं हैंग हो जाएगी, क्योंकि इस पे नीचे लगने वाला फोर्स उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल कर दिया गया। और इस समय पे माइक्रोस्कोप से देख लेंगे कि वो ऑयल की ड्रॉप हैंग हो गई और वो किस यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रही है वो मेजर कर ले। बाय दिस एक्सपेरिमेंट मिलिकन वाज एबल टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। ये सब करके अगेन मैटर ये नहीं करता कि ये सब कैसे किया, बता दिया तो मैंने कि कैसे किया। मैटर ये भी नहीं करता कि मेजरमेंट का फार्मूला क्या था, जैसे पहले तो मैंने फार्मूला बता दिया E/m इक्वल टू E² अपॉन 2B² भी, वो मैटर नहीं करता। कंक्लूजन,
इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट से मिलिकन वाज एबल टू कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन दिस ड्रॉप, इस ऑयल के ड्रॉप पे कितना नेट चार्ज कितना है। चलो ठीक है, इतना है, वो नोट कर लिया। इस ऑयल के ड्रॉप पे नेट चार्ज कितना आया वो मेजर कर लिया कि इस ऑयल के ड्रॉप पे इतना चार्ज है। अब एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट किया, फिर से ऑयल रखा, फिर से उसको नीचे गिराया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव ऊपर था, ड्रॉप को रोकता था, फिर ऑयल के ड्रॉप पे कितना चार्ज आया वो नोट कर लिया। हर बार ऑयल के ड्रॉप पे सेम चार्ज आएगा जरूरी है कि अलग अलग भी आ सकता है? काय को क्यों सेम आएगा? ऐसा थोड़ी कि पहले यहाँ ऐसा हो गया था तो अब हम सेम बोल रहे। अरे दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है थोड़ी छोटी ऑयल ड्रॉप बनी हो, जरूरी थोड़ी कि हर बार ऑयल ड्रॉप सेम बनेगी, सेम शेप और सेम साइज की बनेगी, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है छोटी ऑयल ड्रॉप बनी हो, कभी बड़ी बनी हो सकता है कुछ ऑयल ड्रॉप पे ज्यादा चार्ज हो, कुछ ऑयल ड्रॉप पे कम चार्ज हो, मतलब ये वैल्यू अलग आ सकती है। फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया और देखा कि उस ऑयल के ड्रॉप पे कितना चार्ज आता, कि उस ऑयल के ड्रॉप पे, और डाटा को एनालाइज किया कि ऑयल के ड्रॉप पे हर बार कितना चार्ज आता। तो मिलिकन ने देखा कि ऑयल के ड्रॉप पे हर बार एक जैसा चार्ज आए ये जरूरी नहीं, ऑयल के ड्रॉप पे हर बार एक जैसा चार्ज नहीं आता था, लेकिन चार्जेस की ये जो वैल्यूज थी, पूरे डाटा को जब एनालाइज किया तो देखा कि हर बार ऑयल के ड्रॉप पे सेम चार्ज आता था, ये जरूरी नहीं रहता था, अलग अलग आता था, लेकिन एट रेंडम नहीं रहता था। इन रिजल्ट्स में जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रेंडम नहीं है, अलग अलग हैं, पर रेंडमली ऑयल के ड्रॉप पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ऑयल की इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में ऑयल के ड्रॉप पे उतना चार्ज आता था इस वैल्यू का बराबर या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल, ऑयल की इन ड्रॉप्स पे इतना या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज आता। इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज मतलब या तो इतना या इसका डबल या इसका ट्रिपल या इसका 4 टाइम्स या इसका 8 टाइम्स या इसका 9 टाइम्स, मतलब कोई इंटीजर टाइम्स, इसका फ्रैक्शन टाइम्स नहीं आता। मतलब ऑयल के ड्रॉप पे या तो इतना चार्ज आता था या इसका 2 टाइम्स या इसका 3 टाइम्स या इसका 4 टाइम्स या इसका 5 टाइम्स या इसका 8 टाइम्स या इसका 9 टाइम्स, इंटीजर टाइम्स, फ्रैक्शन टाइम्स नहीं आता। ये सारे डाटा में ये पता लगा कि द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। इसका मतलब है कि ये चार्ज की एक वैल्यू है। अच्छा, टेक्निकली इस ऑयल ड्रॉप पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और टेक्निकली इस ऑयल ड्रॉप पे या तो एक इलेक्ट्रॉन चिपक सकता है या 2 या 3 या 4। ऑयल की ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 हो सकता है, और चार्ज उसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, मतलब ये किसका चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन का। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऑयल की ड्रॉप पे इस मल्टीपल में चार्ज आ रहा है और ऑयल की ड्रॉप पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब चार्ज से वो ड्रॉप से यूनिफॉर्मली स्प्रेड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो कम ज्यादा हो सकती है ना। ऑयल की ड्रॉप बड़ी बनी तो उस पर 50 इलेक्ट्रॉन चिपके, एक छोटी ऑयल ड्रॉप पे 10 इलेक्ट्रॉन चिपके, पर उस पर 50 इंटू दिस आया और उस पर 10 इंटू दिस आया, पर इसका तो मल्टीपल ही आ रहा हर बार, मतलब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब ये रिजल्ट सेम आएंगे हर बार की अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन कौन से रिजल्ट नहीं आ सकते? इसका फ्रैक्शन मल्टीपल। और कौन से रिजल्ट आ सकते हैं? इसका इंटीग्रल। तो रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करके
डाटा को एनालाइज करने पे पता लगा कि ऑयल की ड्रॉप पे, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में ऑयल की ड्रॉप पे रेंडमली कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, बल्कि हर बार वो चार्ज आ रहा है जो इस वैल्यू का मल्टीपल है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज हो सकता है, क्योंकि तभी वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जस्टिफाई हो पाए। तो दिस वाज द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगा। और चूंकि ईबा-एम रेशो थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पता था, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया 9.108 इंटू 10⁻³ -31 किलोग्राम। कोई डाउट है इसमें किसी को? चार्ज ड्रॉप का कैसे मेजर किया जा रहा है? वो बताया ना मैंने कि वो मैटर नहीं करता, उसका भी एक फार्मूला है, मगर वो हमारे स्कोप के अभी बाहर है। इस एक्सपेरिमेंट का जब ये वेलोसिटी पता कर लेते हैं, इस ऑयल की डेंसिटी पता कर लेते हैं कि ऑयल की डेंसिटी क्या है, बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ती। मैटर ये नहीं करता कि कैसे करते, मैटर ये कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि ये जो चार्ज की वैल्यूज है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ई/एम रेशो पता लगा। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, सारे एटम्स में पाया जाता है। इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है, और इसका मास 9.108 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। तो कैथोड रेज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का बीम है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कैथोड रेज एज अ होल नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, इसीलिए किसी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है कि इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब किसी व्हील को रास्ते में रखा जाता तो ये इसको हिट करती, तो उस व्हील को घुमा देती, क्योंकि इनमें रियल मास है। इंटीग्रल मल्टीपल वाला पार्टिकल ऐसे समझो, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट which charge will not be observed on the oil drop? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कौन सा वाला चार्ज ऑयल के ड्रॉप पे ऑब्जर्व नहीं होगा? ये थर्ड वाला, क्योंकि ये चार्ज ऑब्जर्व हुआ है, मतलब इस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं? तो ये वाला है, तो ये 18 है, 40 इलेक्ट्रॉन चिपके। अरे चलो 19 कर देता हूँ। इस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं? 2। इस पे कितने चिपके हुए हैं? 4। और इस पे कितने चिपके हुए हैं? 3। पर ये 2.4 है, ये इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं। और मिलिकन ने, अभी तो ये क्वेश्चन है, मिलिकन ने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। मतलब जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किए तो ये सारे चार्ज ऐसे हैं, ये वाला वैल्यूज नहीं है। मतलब ऑयल के ड्रॉप पे एट रेंडम कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आ रहा है बस। मतलब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली उस ऑयल ड्रॉप पे एक इलेक्ट्रॉन चिपकेगा या 2 चिप, 1.5 इलेक्ट्रॉन कैसे चिपकेगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन अगर चिपक सकता तो ये चार्ज आता। मतलब ये चार्ज तो तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन कितने चिपकते? 1. समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ई/एम रेशो पता लगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू पता लगी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और फिर मास आ गया।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसमें सब चीज समझ में आई कि हाउ कैन वी जस्टिफाई कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए, हाउ कैन वी जस्टिफाई कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में होना चाहिए, हाउ कैन वी जस्टिफाई कि इलेक्ट्रॉन सभी चीजों में पाया जाता कि सभी सभी मैटर एटम से बने होते है, हैं। हाउ कैन वी जस्टिफाई जो यहाँ पढ़ा उसमें। सर अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे एटम्स रहते हैं और हमारे एटम इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड आते हैं और बाकी के एटम सॉलिड लिक्विड गैस सब। मैं जो पूछना चाह रहा था आप समझे नहीं। अभी जो हमने पढ़ा उनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट था जिस फैक्ट के थ्रू हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन सभी चीजों में पाया जाता है, गैस चेंज करने पे भी ई बाय एम रेशो चेंज नहीं हुआ। उसी से तो कंक्लूड किया ना। वो जो आप कंक्लूजन बता रहे हो तो बात का है जब आपको पता है, ये तो उस समय की बात हम कर रहे हैं जब पता ही नहीं था। तो चूंकि किसी भी गैस कैथोड रेस का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता था, मतलब कैथोड रेस के जो बनाने वाले पार्टिकल है सभी गैसेस के अंदर एक जैसे, ना तो इनका ई बदल रहा है उन गैस के नेचर बदलने पे, ना इनका एम बदल रहा है। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो यूनिफॉर्मली सब जगह पाए जाते हैं, सारी गैसेस में पाए जाते हैं और बिना बदले पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2-3 साल बाद ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। बिकॉज ये मानना बड़ा आसान था कि अगर एटम न्यूट्रल है और उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब पक्के से उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज एंटिटी होना चाहिए। पर वो पता नहीं लग रहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है कहाँ। गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि अगर, अच्छा एक बात है, अगर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं तो पक्के से एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ जा रही होंगी, उनको भी बोल सकते हैं, आ रही होंगी, जरूरी है। अगर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं तो एनोड से कैथोड की तरफ भी, पर पता ही नहीं चल रहा था कि वो है, क्योंकि इधर का हिस्सा तो ग्लो कर रहा, इधर का नहीं कर। गोल्डस्टीन ने सोचा कि हो सकता है कि हमने जो कैथोड है ये काफी बड़ा ले रखा, हो सकता है हमने जो कैथोड है काफी बड़ा ले रखा है और इसके कारण वो जो, अगर इधर से कुछ आ भी रहा होगा, किधर से, एनोड से, तो वो इस कैथोड से रुक रहा हो, इसलिए यहाँ हमको कुछ चमक नहीं दिख रही। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, वापस से वही डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, सेम सब कुछ वैसा, पर अब की बार ये जो कैथोड, इसको एक मेटल की गोल्ड डिस्क ले ली और इसमें छेद कर दी। मतलब एक सपोज कॉइन है, उस कॉइन को आप तार लगा के कैथोड बना दो और उस कॉइन में बहुत सारे छेद कर दो, ये कैथोड। तो ये कैथोड एक सर्कुलर मेटल डिस्क है जिसमें काफी सारे छेद, इस टाइप के कैथोड को कहा जाता है परफोरेटेड कैथोड। और जैसे ही गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये परफोरेटेड कैथोड लिया, फटाक से इधर के इसका चमकने लगा। व्हाट डज इट मीन, उधर एनोड से कुछ रेस आ रही हैं, वो तो पहले कैथोड रोक लेता था, अब जब इसमें छेद कर दिए तो कुछ रेस उस छेद में से पार हो गई। बात समझ गए कि नहीं? तो एनोड रेस की डिस्कवरी इस तरह से हुई कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में परफोरेटेड कैथोड लिया तो एनोड रेस विजिबल हो गई। मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में न केवल कैथोड से एनोड की तरफ रेस जा रही है, बल्कि एनोड से
कैथोड की तरफ भी रेस जा रही, और जाइए इन रेस को क्या नाम देंगे, एनोड रेस। बाई चांस, ये बाई चांस है कि भाई आपको जैसे कुछ फिनोमिना पहले दिख गया, तो वो बाई चांस आपको कैथोड रेस पहले दिख गई, बाई चांस उसमें ये किया कि कैथोड बड़ा ले लिया, एनोड बाई चांस छोटा ले लिया होगा। अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता कि एनोड बड़ा लेके कैथोड, तो पहले कौन डिस्कवर हो जाए, एनोड रेस। तो एनोड रेस क्या होती है, डेफिनेशन वही वही रहेगी, अभी जो डेफिनेशन लिखी थी डेफिनेशन वही रहेगी कि एनोड रेस क्या होती है, when on a discharge tube some gas is taken at very low pressure and subjected to very high voltage, then some rays arises from anode and travel towards, बस ये बदल देंगे, these rays are called anode rays। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज पता करने के लिए फिर वही एक्सपेरिमेंट करो, कौन से जो कैथोड के लिए किए थे, तो अब मैं वापस रिपीट नहीं करता, बस लिख देता हूं। बताना इनमें से जिन प्रॉपर्टी के बारे में आप श्योर नहीं हो। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी कैसे पता की गई होंगी, एनोड रेस एनोड से कैथोड की तरफ जाती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसके लिए क्या करेंगे, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, शेडो कास्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज रहती है, इसके लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये किधर झुकेंगी, उसके नेगेटिव की तरफ, इनके रास्ते में एक व्हील रख देंगे, वो व्हील घूमने लगेगा, मतलब ये पार्टिकल्स की मिलके बनी, मतलब जैसे कैथोड रेज रहती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं, वैसे ही एनोड रेज भी रहती हैं और ये भी पार्टिकल्स की मिलके बनी होती है, ये एनोड रेज है, ये कैथोड रेज। और चूंकि एनोड रेज भी पार्टिकल्स की मिलके बनी होती है, मतलब इन पार्टिकल्स का भी कुछ चार्ज होगा और इनका भी कुछ मास होगा। मैंने जैसे ही डायग्राम बनाया मेरे को पता था तू क्वेश्चन पूछेगा, जब मैंने डायग्राम बनाया तो तुमने फट से देखा कि इधर क्या जा रहा है, कैथोड रेज, और इधर क्या जा रहा है, तो वो बेचारे व्हील को घूमना नहीं चाहिए, उधर को इधर पार्टिकल हिट कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं ना, पर उसको ऐसा मान लो इधर से कैथोड रेज आ रही, इधर से एनोड रेज जा रही, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ये ऐसी हो जाएंगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ऐसी घूमेंगे ना, और एक व्हील इधर लगा तो एक व्हील इधर लगा, दोनों घूमेंगे ना, उतने डिटेल में कौन जाए। बात यह कि व्हील लगाने से वो व्हील घूम रहा है, इसका मतलब है कि वो एनोड रेस किसकी मिलके बनी है, पार्टिकल्स की, उनको पहले अलग कर लो और फिर घुमाओ व्हील को। अच्छा, अब चूंकि ये पार्टिकल्स एनोड रेस के पार्टिकल्स हैं और ये एनोड रेस के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये रियल मास वाले पार्टिकल है, इनका कुछ चार्ज होगा, इनका कुछ मास होगा, तो जाहिर है थॉमसन के उस एक्सपेरिमेंट से फिर क्या कर लेंगे, इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशियो पता कर लेंगे, और ना केवल इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशियो पता करेंगे बल्कि एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, कैसे, गैसेस को चेंज करके, और जब गैसेस को चेंज किया जाता है तो पता लगा कि एनोड रेस के पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशियो
नहीं, वो बदल जाता, बस यही बात अलग है। कैथोड रेज और एनोड रेज में ये फर्क है। एनोड रेज के पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो, एनोड रेज के इन पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो कैथोड रेज की डेफिनेशन और एनोड रेज की डेफिनेशन एक जैसी है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, केवल कौन सी प्रॉपर्टी अलग है? ई बाय एम रेशो। कैथोड रेज के पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मगर एनोड रेज के पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशो गैस के नेचर पे डिपेंड करता था। और सबसे हल्की गैस कौन? हाइड्रोजन के लिए ये मैक्सिमम आता था। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के लिए ई बाय एम रेशो मैक्सिमम आता था। मतलब सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के लिए ई बाय एम रेशो मैक्सिमम आता था। ई बाय एम मैक्सिमम आ रहा है, मतलब ये एम मिनिमम है। अरे ई बाय एम मैक्सिमम आ रहा है, मतलब एम मिनिमम है। मतलब मिनिमम मास किन का है? कौन सी वाली एनोड रेस का पार्टिकल्स का मास मिनिमम है? हाइड्रोजन गैस। और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेस बनती है, हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेस बनती है, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेस बनती है, उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया। हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेस बनती है उनको नाम दिया गया प्रोटॉन, क्योंकि उनके लिए ये मैक्सिमम आता था। मतलब हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेस है उनके पार्टिकल्स का एम मिनिमम, मतलब उससे हल्का और होगा नहीं पार्टिकल, तो उसको प्रोटॉन नाम। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस की जो एनोड रेज हैं उनके पार्टिकल को नाम हमने दे दिया प्रोटॉन, और उसका ई बाय एम रेशो पता है, तो फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके क्या पता कर लेंगे? चार्ज। बस अब की बार मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमको कौन सा चार्ज पता करना है, तो क्या चेंज करोगे इसमें तुम? बस समझ गए ना, ऊपर नेगेटिव लगा के करो, तो ये ऊपर नेगेटिव कौन सी ऑयल ड्रॉप का गिरना रोकेगा? पॉजिटिव। अगर आपने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया ऊपर नेगेटिव रख के, तो ये कौन सी ड्रॉप्स का चार्ज आपको देगा? पॉजिटिव चार्ज वाली ड्रॉप्स, जिन पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है। पर बात वही है कि नेट चार्ज ऑन द ड्रॉप, पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे में, चौथे में जो वैल्यू लाई जाएगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर वही आती है। मतलब जब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप्स का चार्ज पता किया, तो वो भी वही आया कि ड्रॉप्स पे रेंडमली चार्ज नहीं आता, ड्रॉप पे चार्ज आता 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का कोई। इसका मतलब है कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी इतनी वैल्यू रख, तो ये प्रोटॉन का चार्ज है। हाँ, ऐसा क्या रहता था, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता था इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्योंकि वो एटम के टूटने से बन रहा है, और एटम सब चीजों को बना रहा है, मगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि उससे और कोई हल्की गैस है नहीं। अब तो मैं जा रहा हूँ, हो गया क्लास। उससे और कोई हल्की गैस है नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थोड़ा सोचना जो आज पढ़ा इस बारे में।